तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसी यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक, जिसके पहले हम स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम कर चुके हैं। उसी सीरीज में नेक्स्ट सिस्टम हमारा है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको पाचन तंत्र हिंदी में कहा जाता है। तो बेसिकली जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन काम क्या है? जो आपका बॉडी में फूड जा रहा है उस फूड को तोड़ना, उस फूड में से न्यूट्रिएंट्स को पर्टिकुलर हर उस बॉडी पार्ट में भेजना जिस जगह पर उसकी जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जो फूड आएगा वो फूड पाइप से होते हुए आपके इंटेस्टाइन में पहुंचेगा और लास्ट में जो बचा कुचा होगा वो एनएस से होकर बॉडी से निकल जाएगा। लेकिन इस बीच में जो खाने का डाइजेशन हुआ है वो डाइजेस्ट होके बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी भेजा जाता है, जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत बॉडी के बाकी पार्ट्स को है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हम इसको दो पार्ट्स में समझ सकते हैं। पहला है आपका एलिमेंट्री ट्रैक्ट, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं। जीआई मतलब होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल। दूसरा है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो तरह के इसमें पार्ट्स आएंगे। एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है, जिसको हम जीआई ट्रैक्ट भी बोलते हैं, बेसिकली ये क्या है? इस ट्रैक्ट में एक सीरीज होती है बहुत सारे ऑर्गन्स की। ये ऑर्गन्स ऐसे हैं जो अंदर से खाली होते हैं, हॉलो का मतलब है खाली होते हैं, और ये ट्विस्टी ट्यूब के रूप में मुंह से लेकर गुदा मार्ग तक एक ट्यूब के फॉर्म में अरेंज रहते हैं। इन एलिमेंट्री ट्रैक्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका माउथ, उसके बाद है एसोफेगस, उसके बाद है स्टमक, उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद है फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसी के साथ है रेक्टम, और इसके बाद है एनएस। यानी कि 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 ऑर्गन्स ऐसे हैं जो एलिमेंट्री ट्रैक यानी कि जीआई ट्रैक का हिस्सा है। इसको ध्यान रखेंगे, जीआई ट्रैक में कौन कौन से आपके ऑर्गन्स आते हैं। इसके बाद हम देखें, यहाँ पे एक डायग्राम आपको सामने दिखाया गया है। ये डायग्राम बेसिकली क्या है? माउथ से लेकर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहला माउथ है, उसके बाद आपकी ओरल कैविटी आती है जिसके अंदर दांत और जीभ इन दोनों से मिलकर एक तरह की मैकेनिकल प्रोसेसिंग होती है, जहां पर आपके खाने में सलाइवा मिक्स होता है। यानी कि जो जीभ में आपके सलाइवा होता है वो खाने में मिक्स होता है, और यहीं से आपके जो खाने की पाचन प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे नीचे आता है। नीचे आते हुए सलाइवरी ग्लैंड्स, यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से ही ये सलाइवा बनता है। तो कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जो हॉलो ऑर्गन है, जैसे आपका माउथ है तो वो एक फिजिकल एंटिटी है, और उस माउथ में जब खाना जाएगा तो सलाइवा जो है वो उस जीभ की वजह से नहीं बन रहा है। जीभ के अंदर कुछ ग्लैंड्स ऐसे हैं जो सलाइवा को एक्टिवेट कर रहे हैं। जीभ केवल उसको सपोर्ट करने का काम कर रही है, मैकेनिकल प्रोसेसिंग का काम कर रही है। तो उस ओरल कैविटी के अंदर कुछ आपके ग्लैंड्स भी हैं। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि एलिमेंट्री कैनाल में केवल माउथ आता है, तो बाकी ये जो आपकी माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो सलाइवा को भेज रही हैं आपके मुंह के अंदर, ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो हैं ये आपके सेकंड वाला जो पोर्शन है, जो एलिमेंट्री ट्रैक के साथ दूसरा पोर्शन है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, उन ग्लैंड्स में आती हैं आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स। तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? जो फिजिकल ऑर्गन्स हैं। और सामने आप अगर बॉडी को सेग्रेगेट करके देखना चाहें तो वो आपको एक हॉलो पाइप की तरह दिखेंगे, यानी कि खाली स्थान की तरह। जैसे आपका मुंह हो गया, उसके बाद ये फूड पाइप हो गया, फूड पाइप के बाद लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, ये सब क्या है? हॉलो स्पेस जैसे हैं, जैसे खाली डब्बा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, बीच में आपका स्टमक है, एसोफेगस है, फेरिंग्स है, ये सब चीजें क्या है? केवल एक सलाइवरी ग्लैंड्स को अगर हम यहाँ पे छोड़ दें तो बाकी सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब आपके एलिमेंट्री कैनाल के डायरेक्ट हिस्से हैं। और बाकी के जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं या पेनक्रियाज है, लिवर है और इंटेस्टिनल ग्लैंड है, ये चारों आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर आते हैं। तो हैं ये भी जीआई ट्रैक का, ये जीआई ट्रैक का नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा जरूर है। पेनक्रियाज डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन इस सलाइवरी ग्लैंड के साथ ये एलिमेंट्री ट्रैक का हिस्सा नहीं है। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। कई बार क्वेश्चन इस टाइप का आ जाता है कि आपको कुछ ग्लैंड्स के नाम दिए होते हैं, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो आती हैं क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम के दो पार्ट्स हैं, तो वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, लेकिन वो एलिमेंट्री ट्रैक का हिस्सा नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एलिमेंट्री ट्रैक में
केवल आपके 7 जो पोर्शन है, माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टस और रेक्टम और एनस, केवल ये 7 ही बॉडी ऑर्गन्स आते हैं। इसके अलावा जो ग्लैंड्स हैं, जो सैलिवरी ग्लैंड्स है, इवन आपका लीवर और पेनक्रियाज, ये दोनों भी एलिमेंट्री ट्रैक का हिस्सा नहीं है, ये आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का हिस्सा है, क्योंकि लीवर में डायरेक्टली खाना नहीं जाता है। लीवर जो है वो कुछ बाइल प्रोडक्ट्स को सेक्रेट करता है, जो निकल के यहाँ से स्टमक में खाने में मिक्स हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली फूड इस लीवर में नहीं आ रहा है, लीवर उस खाने को पचाने के लिए बाइल प्रोड्यूस कर रहा है। सेम उसी तरह से गॉल ब्लैडर जो है, गॉल ब्लैडर में ये बाइल जो लीवर में बना है, ये बाइल गॉल ब्लैडर में आके पहले स्टोर होता है और उसके बाद ये गॉल ब्लैडर से आपके स्टमक में मिक्स होने लगता है। तो इस वजह से, क्योंकि लीवर और गॉल ब्लैडर जो है यहाँ पे डायरेक्टली खाना तो नहीं आया, नहीं पेनक्रियाज में आपका डायरेक्ट खाना जाता है, खाना जिस जिस एरिया से डायरेक्टली होके जाता है उसको हम एलिमेंट्री ट्रैक कहेंगे, जबकि जो आपका बाकी का पोर्शन है, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाज हो गया, ये सब आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का हिस्सा होंगे, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तो आएंगे लेकिन एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर नहीं आएंगे। इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक एक करके समझ लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शंस बेसिकली क्या क्या हैं। जैसे कि सबसे पहला, जो न्यूट्रिएंट्स हम अपने माउथ से इंटेक कर रहे हैं, एनवायरनमेंट से फूड हम इंटेक कर रहे हैं, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालना और जो एसेंशियल बॉडी पार्ट्स हैं जहाँ पे उनकी नीड है, उनको एक्सट्रैक्ट करके उन बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। तो यहाँ पे एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों प्रोसेस होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। एनाबॉलिज्म किस तरह से होता है, क्योंकि वो रॉ मटेरियल को एसेंशियल कंपोनेंट्स में सिंथेसाइज करने के लिए बॉडी की एनर्जी को यूज करता है। ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि खाना, जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं, जब आप खाना बहुत ज्यादा खा लें तो आपको थकान होने लगती है। अगर आप खाना एक लिमिट में खाएं तो खाने से एनर्जी मिलती है, बट अगर आप हद से ज्यादा खाना खा लें और पेट आपका बहुत ज्यादा भर जाए तो क्या होता है, आपको अनईजी फील होने लगता है। उस अनईजीनेस का रीजन क्या है कि जो आपने रॉ मटेरियल इनटेक किया है माउथ से, वो रॉ मटेरियल जितना अमाउंट में ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा उसको तोड़ने के लिए एनर्जी बॉडी यूज करेगी। पहले उसको तोड़ने के लिए बॉडी से ही तो एनर्जी लगेगी ना। तो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस कहाँ पे हो रहा है, जो खाना हम खा रहे हैं उसके सिंथेसिस में, उससे जो एसेंशियल कंपोनेंट्स का सिंथेसिस हो रहा है उसमें एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया हो रही है। जबकि जब ये एसेंशियल कंपोनेंट्स बन चुके हैं तो वो एसेंशियल कंपोनेंट बॉडी के हर एक अलग अलग पार्ट में जाके बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर आपका उन सब्सटेंसेस का डीकम्पोजिशन होगा जो एसेंशियल कंपाउंड्स बने हैं, अगेन उनका डीकम्पोजिशन होगा और एनर्जी रिलीज होगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगी। तो ये आपकी कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर तीनों चीजें चलती हैं। सबसे पहला, वो बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। दूसरा, एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है जिसमें आपकी बॉडी से एनर्जी यूज होती है और जो आपका मटेरियल है वो बनता है, सिंथेसाइज होता है, कंपाउंड जो नीडेड है वो बनता है। जबकि कैटाबॉलिज्म के अंदर जो आपके कंपाउंड है वो डीकम्पोज होते हैं, यानी कि टूटते हैं और उसके बाद वो बॉडी को एनर्जी देते हैं। यानी कि एक में एनर्जी यूज हो रही है और कुछ बन रहा है, दूसरे में बना हुआ डीकम्पोज हो रहा है और एनर्जी आपकी बॉडी को मिल रही है, बॉडी की एनर्जी यूज नहीं हो रही है। जो जो आपके एक्शंस हैं जो कि पर्टिकुलर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक के समय काम में आते हैं, या फिर ये कहें कि डाइजेशन के दौरान जो जो आपके आपकी बॉडी में प्रोसेस चलते हैं वो क्या है। तो एक बार हम उनको ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं, फिर एक एक करके इनको पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग समझेंगे। सबसे पहले क्या होगा, इंजेक्शन का प्रोसेस होता है। इंजेक्शन मतलब होता है कोई भी मटेरियल अंदर जाना, जैसे इंजेक्शन जिसको हम बोलते हैं, इंजेक्शन नहीं इंजेक्शन। तो इंजेक्शन बॉडी के अंदर जाता है वो मटेरियल जो मेडिसिन के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेक्शन जो है वो क्या है, वाया माउथ, माउथ के थ्रू जो भी मटेरियल आप इंटेक करते हैं वो प्रोसेस इंजेक्शन का प्रोसेस है। उसके बाद एक मैकेनिकल प्रोसेसिंग होती है, उसको क्रश करने की, मिक्सिंग करने की और एक ऐसा मटेरियल बनाने की जो कि आपके फूड पाइप से यानी कि जीआई ट्रैक से होते हुए इजीली नीचे तक जा सके। तो सेकंड प्रोसेस जो है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर वो मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके बाद एक्चुअल डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिसमें कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है, वही जो अभी हमने पीछे देखा, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इस डाइजेशन के प्रोसेस के लिए कुछ बाइल प्रोडक्ट्स का सिक्रेशन जरूरी होता है, कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन जरूरी होता है, जिसके कारण
ये खाना जो है, जो एब्डोमेन में है, आपके स्टमक में है, वो खाना डाइजेस्ट हो पाएगा। तो डाइजेशन की इस प्रोसेस में सिक्रेशन बहुत जरूरी है। अगर बॉडी में ये सिक्रेशन नहीं है एसिड्स का या एंजाइम्स का, या प्रॉपर सॉल्ट्स नहीं है बॉडी में, तो खाने का जो पचना है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। इसी वजह से कहा जाता है अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम्स हैं तो आप पानी खूब ज्यादा पिए, आप इस तरह के आसन करें जिससे कि आपका जो पेट वाला हिस्सा है वो धीरे धीरे प्रोसेसिंग में आए। तो सिक्रेशन जब तक बॉडी का ठीक नहीं होगा तब तक ये डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। अब सपोज कीजिए कि बॉडी से सिक्रेशन प्रॉपर हो रहा है, आपका जो बाइल डक्ट है लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है, गॉल ब्लैडर में प्रॉपरली इकट्ठा हो रहा है, और एब्डोमेन में स्टमक में वो कंप्लीटली अच्छे से मिक्स भी हो रहा है, तो वो खाने को अच्छे से पचा दे रहा है। अब पचाने के बाद क्या होगा कि जो बने हैं कंपोनेंट्स उनका एब्जॉर्प्शन होगा बॉडी के बाकी पार्ट्स में। तो उन एब्जॉर्प्शन के दौरान जो फिफ्थ आपका प्रोसेस आया वो है एब्जॉर्प्शन, और लास्ट में जो बचा हुआ वेस्ट प्रोडक्ट है उसका एक्सक्रेशन, यानी कि उसका निस्तारण, बॉडी से उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या तो फ्लूइडी मटेरियल्स के फॉर्म में या फिर आपका स्टूल के फॉर्म में, जिसको हिंदी में मल बोलते हैं। तो इस तरह से 6 प्रोसेस हैं जो जीआई ट्रैक्ट में आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के एक्शंस के रूप में काम करते हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सबसे पहली हमारी ओरल कैविटी थी, यानी कि माउथ था, जहां से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ओरल कैविटी में किस किस तरह से काम करता है? सबसे पहले सेंसरी एनालिसिस होता है, उसके बाद मैकेनिकल प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद ल्यूब्रिकेशन होता है, और तब लिमिटेड डाइजेशन होता है। चारों का मतलब क्या है? सेंसरी एनालिसिस का मतलब क्या है कि किसी भी खाने को अंदर गटकने से पहले, जीभ से अंदर जाने से पहले उसको पूरी तरह से चबाया जाता है। अगर अचानक से कुछ गले के अंदर चला जाए तो आपको धक्का आ जाता है, या फिर कई बार गले में अटक जाता है। मान लीजिए बहुत देर से आपने पानी नहीं पिया है, अचानक से आप जल्दीबाजी में पानी पी लें तो गले में कई बार पानी भी आपको अटक जाता है। तो ये जो सेंसरी एनालिसिस है, मतलब एक सेंस होना चाहिए कि हाँ हमें कुछ खाना है। कई बार जल्दीबाजी में हम पी लेते हैं, वो सेंस पहुंच नहीं पाता है प्रॉपरली, जिसकी वजह से अटक जाता है। तो वो जो स्वॉलो करने की, यानी कि चीजों को अंदर गटकने की जो सेंस है, वो सेंसरी एनालिसिस सबसे पहले होती है ओरल कैविटी के अंदर। अगर मान लीजिए आपको खाना खाना है तो आपको ओरल कैविटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको माउथ खोलना पड़ेगा। बिना माउथ खोले आप खाना तो खा नहीं सकते, उसके लिए आपको मैकेनिकल प्रोसेसिंग भी करनी पड़ेगी। तो मैकेनिकल प्रोसेसिंग में कौन कौन सी चीजें यूज होती है माउथ की? आपके दांत, जीभ और पैलेटल सरफेस। जो ये आपका जीभ के साथ ऊपर वाला जो सरफेस है, सॉफ्ट पैलेटल सरफेस है या फिर हार्ड पैलेटल सरफेस है, जो जिसको हम हिंदी में तालवा कहते हैं, जीभ के ऊपर वाला जो हिस्सा है। तो ये तीनों ही आपके मैकेनिकल प्रोसेसिंग में काम आते हैं। दांत जो है खाने को छोटा पीस करने में काम आते हैं, जीभ जो है उसको मिक्स करने में काम आता है सलाइवा के साथ, और ऊपर वाला जो पैलेट है वो उसको एक सपोर्ट प्रदान करता है जिससे कि खाना जो है अच्छे से मैश हो सके। इसके बाद ल्यूब्रिकेशन होता है। ल्यूब्रिकेशन किसका होता है? सलाइवा का। जो आपके लार है जीभ में, उसका सलाइवा, सलाइवरी ग्लैंड से उसका सिक्रेशन होगा, और वो जीभ में अपने खाने के साथ मिलने लगेगा। तब जाकर कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं उनका डाइजेशन बॉडी में प्रॉपरली हो पाएगा, अगर ये सेम इसी प्रोसेस में आपकी ओरल कैविटी काम कर रही है। तो ओरल कैविटी में 4 चीजें कौन कौन सी हैं जो याद रखने वाली हैं? सबसे पहले सेंस किया जाएगा, उसके बाद मैकेनिकल प्रोसेसिंग होगी, तब जाके ल्यूब्रिकेशन होगा और खाना मिक्स होगा, एंड देन डाइजेशन की तरफ उसको लिमिट कर दिया जाएगा। इसके बाद सेकंड आता है आपका गले वाला पोर्शन, यानी कि जो आपका फूड पाइप है जिसको हम ईसोफेगस बोलते हैं। ईसोफेगस जो है ये एक तरह की आपकी हॉलो मस्कुलर ट्यूब है, यानी कि मसल्स से बनी हुई एक खाली, हॉलो मतलब इसको हिंदी में बोलेंगे जो अंदर से स्पेस है जिसमें, जैसे पाइप नुमा स्ट्रक्चर होता है, तो एक हॉलो मस्कुलर ट्यूब है जो मसल से बनी हुई है। लगभग 25 सेंटीमीटर की इसमें लेंथ होती है, और 2 सेंटीमीटर लगभग ये चौड़ी होती है। तो 25 सेंटीमीटर लंबे का मतलब हम समझ सकते हैं लगभग जितना हमारा एक जो हम स्केल यूज करते हैं, जो बड़ा वाला स्केल होता है, लगभग उतना लंबा हमारा फूड पाइप अंदर होता है। आप लोगों ने अगर किसी ने देखा हो, बहुत पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग खाना इनटेक नहीं कर पाते माउथ से सीवियर कंडीशन में, तो उनको नाक से एक पाइप डाला जाता है जो उनकी बॉडी में लिक्विड पहुंचा दे। तो वो जो पाइप है उस पाइप की लेंथ जितनी होती है उतना ही लंबा लगभग हमारा फूड पाइप होता है। और जैसे हम लोग दंड धोती करते हैं योग में, तो हमारा जो दंड है वो भी लगभग इतना ही लंबा होता है। तो
25 सेंटीमीटर का हमारा फूड पाइप है और लगभग उसकी जो विड्थ है वो 2 सेंटीमीटर की होती है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको जरूर ध्यान रखें। उसके बाद ईसोफेगस का मेन काम क्या होता है, ये सॉलिड फूड और लिक्विड को स्टमक तक लेकर जाता है। ये आपका ऊपर माउथ कैविटी है, माउथ कैविटी से होते हुए ये पूरा आपका खाना जो है नीचे तक लेकर जाएगा। कहाँ तक? पूरा आपका पेट तक खाने को लेके जाएगा। अब इसके बाद कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो ईसोफेगल प्लेक्सस में, यानी कि जो ईसोफेगस वाला पाइप है, इसमें कुछ ऐसे फाइबर्स हैं जो खाने को और स्मूथ बनाते हैं। ऊपर से खाना जो हमारा पचकर आया है, मतलब खाना जो चबा कर हमने गले के अंदर आया है हमारे, जैसे जैसे वो खाना गले के अंदर पहुंचेगा, यहाँ पर फूड पाइप का जो म्यूकस है उसके साथ वो मिक्स होने लगेगा, फाइबर्स उसमें और मिक्स होंगे, और ईसोफेगल प्लेक्सस के जो फाइबर हैं उनके साथ मिक्स होने के कारण खाना जो है वो और स्मूथ फॉर्म में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसके बाद आपका खाना पहुंचता है स्टमक में। स्टमक का जो मेजर फंक्शन है वो क्या है, इंजेस्टेड फूड, यानी कि जो खाना ऊपर से फूड पाइप से होते हुए आ रहा है उसको स्टोर करेगा, मैकेनिकली उसको और ज्यादा तोड़ेगा, ब्रेक डाउन करेगा इंजेस्टेड फूड को। उस खाने को केमिकली, यानी कि जैसे मान लीजिए आपने चावल खाए हैं तो चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, चावल हमें सामने दिख किसी और फॉर्म में रहा है, पर जब हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। तो उस पर्टिकुलर खाने के, ये समझ लें आप कि फिजिकल फॉर्म को वो केमिकल बॉन्ड्स में तोड़ देता है, इतना छोटा कर देता है कि वो खाना जो है फिजिकल फॉर्म में ना दिखते हुए उसके केमिकल जो एक्टिविटी है वो बढ़ जाए। तो जितना भी खाना इनटेक हुआ है, मैकेनिकली ब्रेक डाउन हुआ है, उस पूरे खाने का केमिकल बॉन्ड या फिर केमिकल जो उसका फॉर्म है, उसके फॉर्म में उन फूड मटेरियल्स में से एसिड्स, एंजाइम्स और जितने भी जूसेस हैं वो सब बनाता है आपका स्टमक। और इसी स्टमक में एक इंट्रिंसिक फैक्टर का प्रोडक्शन होता है, एक ग्लाइकोप्रोटीन रिक्वायर्ड होता है एब्जॉर्प्शन के लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका एब्जॉर्ब होता है। यानी कि स्टमक में ही वो इंट्रिंसिक फैक्टर है जिसके कारण आपके शरीर में विटामिन B12 जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्चुअल में एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर स्टमक इसको प्रोवाइड ना करे तो विटामिन B12 बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसी के कारण ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो आपकी बॉडी में विटामिन B12 को पचाने में या उसको यूटिलाइज करने में हेल्पफुल रह पाता है। तो स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है, जैसा कि आप देख सकें, अगर मैं इसको जूम कर देती हूँ। ऊपर से जो ये पाइप है, यहाँ पे लिखा है इसोफेगस, ये वो है जो आपका फूड पाइप बिल्कुल स्टमक तक आ रहा है, ये स्टमक वाला पोर्शन है आपका। अब इस स्टमक में भी काफी सारे लेयर्स होते हैं, एक इसकी आउटर बॉडी होगी, एक गैस्ट्रोपेप्लोइक वेसल्स हैं इसमें, एक इसकी आउटर बॉडी है, ऑब्लिक मसल लेयर्स है। ऑब्लिक मसल्स क्या होती हैं, जो अगर आपने नोटिस किया हो जब हम साइड स्ट्रेच करते हैं तो हम बोलते हैं स्ट्रेच योर ऑब्लिक मसल्स, तो ये जो साइड वाली मसल्स हैं ये मसल्स बिल्कुल इसके स्टमक के ऊपर ओवरले करती हैं। अंदर वाला जो पोर्शन है ये पूरी तरीके से म्यूकस से भरा हुआ होता है जिससे कि खाना आपका और स्मूथ होता चले। उसके बाद जो इसकी सरफेस है, स्टमक की जो सरफेस है, जो इसकी आउटर लेयर है, उसमें 4 लेयर्स होती हैं। इन चारों लेयर्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बट हम डायग्राम में जरूर देख सकते हैं। ये पोर्शन आपका जो एंटीरियर सरफेस वाला है, कार्डिया इसका नाम है, इसी की वजह से जब आप पर्टिकुलर कोर को फोकस करते हुए कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, तो उसको कार्डियो से संबंधित बोला जाता है, क्योंकि स्टमक के अंदर का एक पार्ट है जिसका नाम कार्डिया है बायोलॉजिकली। इसी नाम की वजह से जितने भी फोकस होते हैं एब्डोमेन पे रिलेटेड, जितने भी आसन होते हैं उनको कार्डियो से रिलेट करके कहा जाता है। कुछ मसल्स हैं जो इसमें लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में आपका ट्रैक आ रहा है उसी डायरेक्शन में ये मसल्स भी आ रही हैं, इसलिए इनको लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कहा जाता है। एक लेजर कर्वेचर इसमें होता है। तो ये सारी चीजें इसके डायग्राम्स में, मेन इसमें याद रखने वाली चीजें क्या है कि ईसोफेगस से आते हुए खाना आपके स्टमक में आता है। स्टमक में लेफ्ट साइड में गैस्ट्रोपेप्लोइक वेसल्स होती हैं। अगर आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हैं तो जब हम मंडूक आसन करते हैं, दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर पेट के दोनों कोनों पर रखते हैं और एक्सेल करते हुए डाउन जाते हैं, तो ये पॉइंट्स जो है आपके वो प्रेस होते हैं।
जिसके कारण गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स में आपको रिलीफ मिलता है। तो गैस्ट्रिक एनाटॉमी को अगर हम समझते हैं तो हम उसको थेरेपी में भी यूज कर सकते हैं। तो डाइजेशन की जब हम बात करते हैं, स्टमक क्या काम करता है, सबसे पहले वो प्रिलिमिनरी डाइजेशन को परफॉर्म करता है प्रोटीन्स और पेप्सिन के। उसके बाद स्टमक जो है बहुत और ज्यादा फ्लूइड को उसमें मिक्स करता है। स्टमक का पीएच लगभग लगभग 2.0 तक पहुंचता है, यानी कि काफी एसिडिक होता है। उसके बाद पेप्सिन की एक्टिविटी बढ़ती है, प्रोटीन जो है उसकी असेंबली टूटना स्टार्ट होती है। यानी कि सबसे पहले स्टार्टिंग में स्टमक ने क्या किया, एक प्रिलिमिनरी डाइजेशन यानी कि प्राइमरी प्रैक्टिस करी डाइजेशन की। जैसे हम लोग योग में अपने मेन आसन से पहले प्रिलिमिनरी प्रैक्टिस करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं, तो वैसे ही स्टमक ने भी क्या किया, पहले प्रिपरेशन करी प्रोटीन और पेप्सिन के डाइजेशन के लिए, जिसमें उसने कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को जो कि सलाइवा से मिले थे, और कुछ लिपिड्स को जो कि लिंगुअल लाइपेज से मिले थे। तो इसमें याद रखने वाली चीज ये है कि प्राइलिमिनरी फेज में कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की मिक्सिंग होती है, और उसके बाद जो मेन फेज है उसमें जो स्टमक का कंटेंट है वो और ज्यादा फ्लूइडी बनता है, उसका पीएच ऑलमोस्ट 2.0 तक पहुंच जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखें। और यहाँ पर आकर पेप्सिन और प्रोटीन की एक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो स्टमक में प्रिलिमिनरी फेज में आपका लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स अंदर उनका फंक्शनिंग चलती है, जबकि मेन फेज में पेप्सिन और प्रोटीन की फंक्शनिंग चलती है। ऑल्दो जो आपका डाइजेशन है वो लगभग लगभग स्टमक में ही होता है, और यहीं पे सारे न्यूट्रिएंट्स जो है खाने में से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं स्टमक के अंदर। लेकिन उसके बाद आपका खाना स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंचता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। जैसे ऊपर से आपका यहाँ से कुछ इस तरह से आपका स्टमक लगा हुआ होता है। स्टमक का जो एंड पार्ट है, पीछे अगर आप डायग्राम देखें, ये आपका स्टमक है। ऊपर से गैस्ट्रो ये जो आपका फूड पाइप वाला ट्रैक है, वहां से खाना इसमें आएगा। और ये जो नीचे आपका एग्जिट है, यहाँ पे एग्जिट में आप ये नाम देख रहे हैं ड्यूडेनम, यही सेम नाम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा ड्यूडेनम, यानी कि उसकी जो एंडिंग है वो यहाँ पे ओपन होगी ड्यूडेनम में। अब ये ड्यूडेनम इस तरह से रोल करता हुआ, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी, जो पूरा रोल करते हुए फिर आपके फूड को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसमें 3 पार्ट्स होते हैं आपके। सबसे पहला ड्यूडेनम, ड्यूडेनम जो कि ऊपर से आपके स्टमक से अटैच्ड है। तो इसकी भी याद रखने वाली कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ड्यूडेनम भी 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। लगभग जितना हमारा फूड पाइप लंबा है उतना ही ड्यूडेनम भी लंबा होता है, लेकिन क्योंकि ये हेलिक्स शेप में रहता है, ये जिगजैग शेप में रहता है, तो इसलिए कम स्पेस में कवर हो जाता है। ये एक तरह से आपकी बॉडी का मिक्सिंग बाउल है। मिक्सिंग बाउल का मतलब, जैसे हम क्या करते हैं, अगर हमें कुछ चटपटा चाट जैसा बनाना है तो हम 2 बाउल को एक दूसरे के ऊपर ढक के उसको खूब अच्छे से शेक करते हैं, तो शेक करने से बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये जो हमारा ट्रैक बॉडी में इंटरनली बना हुआ है, ये भी इसीलिए ऐसे बना हुआ है ताकि खाना जो है वो अच्छे से इसमें मिक्स होते हुए, बिल्कुल उसमें कुछ भी ऐसा ना रहे जो कि यूजफुल हो और बॉडी को ना मिले। तो ड्यूडेनम के जो फंक्शंस हैं वो बेसिकली क्या है कि जो खाना आपका पूरा फ्लूइडी हो चुका है, जिसको चाइम बोलते हैं, उसको रिसीव करेगा स्टमक से सबसे पहले, क्योंकि ये तो स्टमक से अटैच्ड है। तो स्टमक से जो भी मटेरियल आ रहा है ये उसको रिसीव करेगा। तो सबसे पहला फंक्शन है इसका, चाइम को रिसीव करेगा स्टमक से। उसके बाद दूसरा फंक्शन इसका होगा, जो एसिडिक मटेरियल है, क्योंकि अभी हमने देखा ना ऊपर जो आपका स्टमक था उसका जो पीएच है, जो हाइड्रोलिक एसिड की वैल्यू है उसमें वो 2.0 थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा एसिडिक है। तो अब ड्यूडेनम में आने के बाद वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने लगेगा, जिससे कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की सरफेस जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो सरफेस है वो बहुत सॉफ्ट होती है। तो उसको डैमेज होने से बचाने के लिए, बिकॉज हमने देखा है ना, जो एसिड होता है वो स्किन को भी जला देता है। तो एसिड किसी भी चीज को अगर गला सकता है, तो सोच के देखिए हमारी जो बॉडी में इंटरनल ये ट्रैक बने हुए हैं, इनको भी वो हार्म कर सकता है। इसलिए ड्यूडेनम एक ऐसा पार्ट है बॉडी का जो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसके 2 इंपॉर्टेंट काम है। ये तो बहुत सिंपल सा है कि स्टमक से अटैच है, तो ऑब्वियस सी बात है जो स्टमक से खाना आ रहा है उसको रिसीव करेगा। लेकिन दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट काम जो है वो है एसिड को न्यूट्रलाइज करना, जिसके वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी डैमेज ना हो। इसके बाद आता है ड्यूडेनम से होते हुए खाना जेजुनम में।
जेजुनम में जो खाना आता है ये एक तरह से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का मिडिल सेगमेंट है। सबसे पहला सेगमेंट कौन सा था? डेड्यूनम, उसके बाद जेजुनम। जेजुनम में जब खाना आता है तो ये डेड्यूनम से इसको ग्रैब करेगा। इसकी जो लंबाई है लगभग 2.5 मीटर की होती है। ये ध्यान रखें सबसे लंबा है अगर आप ध्यान दें तो, बाकी सब सेंटीमीटर्स में है और ये 2.5 मीटर्स लंबा है। इसकी जो लोकेशन है, केमिकल डाइजेशन जितना भी है या न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन जितना भी है बॉडी का, वो इसी में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट्स हैं उसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम में आपका मेन मिडिल सेगमेंट जो है, जो 2.5 मीटर लंबा है, वहां पर केमिकल डाइजेशन या फिर न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन होता है। और इसमें बहुत छोटे छोटे आपको वैलीज देखने के लिए मिलेंगे। इसका एक डायग्राम आप सामने देख सकते हैं इस तरह का। अगर जेजुनम को हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसमें से अब सोच के देखिए, ये नीचे जो आपको दिख रहा है बहुत सारे इसमें जिगजैग जिगजैग स्ट्रक्चर्स हैं। तो जितना भी इसमें से लिक्विडी फूड जाएगा उतने में जो भी न्यूट्रिशंस हैं ये उसको ग्रैब कर लेगा। ये जो होल्स आपको दिख रहे हैं इनके थ्रू ये एब्जॉर्ब कर लेता है बॉडी के अंदर। इसके बाद आपका लास्ट आता है इलियम। पीछे डायग्राम में अगर आप देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये पार्ट होते हुए ये जो नीचे वाला ये ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है ये आपका इलियम है। ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो इलियम के फंक्शंस क्या क्या हैं? पहली चीज तो ये फाइनल सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये 3.5 मीटर लंबा होता है। ये आपका जेजुनम से भी लंबा है। तो अगर आप टोटल देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की टोटल लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर यहाँ पर है, 250 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 350 सेंटीमीटर यहाँ पर है। अगर आप टोटल करते हैं तो ये आपका 625 सेंटीमीटर्स का आपका लगभग लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन होगा। तो टोटल लेंथ आप इसकी ध्यान रख सकते हैं। अगर ऐसे ध्यान न रहे तो तीनों को अलग अलग सेपरेट करके आप इनको ऐड कर सकते हैं। इलियम जो है फाइनल सेगमेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसकी लेंथ आपके जेजुनम से भी बड़ी होती है, 3.5 मीटर की लंबाई होती है। और ये लास्ट में आपका इलोसियल वॉल्व में खत्म होता है जाके। यहाँ पे इसका मेन काम क्या है कि ये इंटेस्टिनल सिक्रेशन जितना भी है, यानी कि इंटेस्टाइन से जो भी सिक्रेशन हो रहा है जूसेस का, उन जूसेस के सिक्रेशन को कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ लगभग पूरे दिन में पर डे 1.8 लीटर इंटेस्टिनल ल्यूमेन को ये खाने के साथ मिक्स करता है। यानी कि जो इंटेस्टिनल फ्लूइड है जिसके कारण से खाना आपका लिक्विडी होके पच पाता है, लगभग 1.8 लीटर पर डे उस मटेरियल को ये मिक्स करता है खाने के साथ। ये जो खाना ऊपर से आ रहा है उसको और मॉइस्ट करेगा, यानी कि और लिक्विडी बनाएगा। उसके बाद बफरिंग एसिड्स को असिस्ट करेगा, जो एसिड्स बच गए हैं उनको और कम करने का प्रयास करेगा और डाइजेस्टिव एंजाइम को उस सोल्यूशन में मिक्स करने के लिए कंटिन्यू प्रयास करता रहेगा। इसके बाद इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट है उसको ये कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जितने भी आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके कंट्रोल के अंदर ये नहीं आता है। ये चीज आपकी ध्यान रखने वाली है। तो इस तरह से आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। इन तीनों का नाम याद रखेंगे और ध्यान रखेंगे सबसे पहले डेड्यूनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम। DJI से नाम याद रख सकते हैं। DJI एक कैमरे का नाम भी है, DJI ऑस्मो एक्शन कैमरा होता है। तो DJI से आप याद रख सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, D डेड्यूनम, G जेजुनम और I इलियम। तो DJI आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। अभी तक का जो आपका प्रोसेस है इसमें हम देख चुके हैं कि स्टमक में क्या क्या चीजें आपकी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में क्या क्या चीजें आपकी आ रही हैं।